नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है अप्रैल 2021 के पीटी का सभी महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, इस वीडियो में अप्रैल 2021 के पीटी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और सभी बिंदुओं को एक्सप्लेन किया गया है ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। तो देखिए, पहला पॉइंट है हरिद्वार कुंभ मेला 2021, यानी कि 2021 में कुंभ मेला का आयोजन हरिद्वार में होगा। हरिद्वार है उत्तराखंड में, गंगा नदी के तट पर, और इसका आयोजन होगा 1 से 28 अप्रैल 2021 के बीच। आपको बता दें कि सामान्यतः कुंभ मेले का आयोजन 3 से 4 महीने के बीच होता है, 3-4 महीने चलता है ये। लेकिन इस बार कोरोना के कारण इसकी अवधि को उत्तराखंड सरकार ने फिक्स कर दिया है 28 दिन के लिए, और वो 28 दिन है 1 से 28 अप्रैल के बीच। और इस दौरान शाही स्नान की तिथियां 3 निर्धारित हैं: 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल। पिछला जो है उत्तराखंड में 2010 में हुआ था, जबकि 2016 में अर्ध कुंभ भी हुआ था उत्तराखंड में। कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर होता है, 4 विभिन्न नदियों के तट पर हैं। वो है, एक तो हरिद्वार हो गया, फिर प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ये चारों देखिए किस नदी के किनारे है। हरिद्वार है गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज है संगम पर, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है, नासिक है गोदावरी के तट पर, और उज्जैन है क्षिप्रा के तट पर। इन चारों स्थानों पर होता है कुंभ का आयोजन। जबकि अर्ध कुंभ का आयोजन 2 ही स्थान पर होता है। देखिए, नासिक और उज्जैन, इन 2 स्थानों पर अर्ध कुंभ नहीं होते हैं, यानी कि सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। और आपको बता दें कि हरिद्वार में पिछला कुंभ जो है 2010 में हुआ था, जबकि 2016 में अर्ध कुंभ भी हुआ था। और देखिए, उसी तरह प्रयागराज में पिछला हुआ था 2013 में और आगामी होगा 2025 में। नासिक में पिछला हुआ था 2015 में और आगामी होगा 2027 में। उज्जैन में पिछला हुआ था 2016 में और आगामी होगा 2028 में। यानी कि 2021 से जस्ट पहले वाला जो था वो कहाँ हुआ था, यहाँ देखिए 13, ये 15, ये 16, यानी कि उज्जैन में 2021 से पहले 2016 में हुआ था कुंभ मेला, और वो उज्जैन में हुआ था 2016 में उज्जैन में। और आगामी जो है 2021 के बाद देखिए, यहाँ 25 में है, यहाँ 27 और 28, यानी कि आगामी प्रयागराज में होगा 2025 में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यह है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और पहले इसका नाम सरदार पटेल के नाम पर था, उसके पहले भी इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम कुछ वर्ष पहले ही बदलकर सरदार पटेल के नाम पर रखा गया था, सरदार पटेल स्टेडियम। और फिर इसका नामकरण फिर से किया गया है रिस्ट्रक्चर करने के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और दर्शक क्षमता इसकी 1,32,000, कहीं कहीं 1,10,000 भी आ रहा है। और मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, इसकी क्षमता 1 लाख है, उससे ज्यादा हो गया इसकी क्षमता। और इसका जो है रिस्ट्रक्चर के बाद उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 14 फरवरी 2021 को। नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को लंदन की स्थानीय अदालत की अनुमति फरवरी 2021 में प्रदान की गई। नीरव मोदी आप सभी जानते होंगे पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। ये पीएनबी घोटाला है 14,000 करोड़ रुपए का लगभग, इसका मुख्य आरोपी है, जिसके खिलाफ सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। उसके बाद उसे मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें कि इसी घोटाले का, पीएनबी घोटाले का ही एक अन्य आरोपी जो है मेहुल चौकसी, उसके एंटीगुआ में होने का समाचार है, लेकिन एंटीगुआ के साथ जो है भारत का प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए उसे वहां से लाना मुश्किल पड़ रहा है। फिर भी भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से 206 लोगों की मृत्यु हो गई। चमोली कहां है? उत्तराखंड में है, 7 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट पॉइंट है पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। वहां 22 फरवरी को कांग्रेस नेतृत्व वाले सीएम नारायण सामी के त्यागपत्र के बाद, कांग्रेस नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री थे नारायण सामी, उनके त्यागपत्र के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुडुचेरी के साथ साथ 4 राज्यों में
मार्च अप्रैल 2021 में चुनाव होंगे। वो 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम। इनके साथ ब्रैकेट में जो नीचे दिया गया है वो है वहां विधानसभा की सीटें। पश्चिम बंगाल में 294 है, तमिलनाडु में 234, केरल में 140 और असम में 126। 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए नागालैंड की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी 12 फरवरी 2021 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को असम को काटकर अलग हुआ था और यहां के विधानसभा में राष्ट्रगान की धुन अस्तित्व में आने के 58 वर्ष बाद 12 फरवरी 2021 को पहली बार बजी। इसके साथ साथ देखिए एक और नॉर्थ ईस्ट राज्य है त्रिपुरा, जहां की 2 वर्ष पहले ही 23 मार्च 2018 को वहां की विधानसभा में पहली बार 23 मार्च 2018 को राष्ट्रगान की धुन बजी थी, बीजेपी सरकार के गठन के बाद वहां। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोना टीका के दूसरे दौर में 60 से ऊपर वाले सभी लोगों का टीकाकरण होगा, यानी कि 60 वर्ष से आयु के सभी 60 इयर्स से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण होगा दूसरे दौर में। यह दूसरा दौर शुरू हुआ है 1 मार्च 2021 से। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी को टीकाकरण करके किया गया। मोदी जी का टीकाकरण हुआ नई दिल्ली के एम्स में। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई इन्हें। गुजरात से राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों पर भाजपा विजयी रही। नेक्स्ट पॉइंट है 18 माह के बाद जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल की गई 6 फरवरी 2021 को। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ राज्य से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में और इसके पुनर्गठन के पहले ही किसी प्रकार की ऐसी अनहोनी घटना न हो जिसमें कि दूरसंचार सेवा का, इंटरनेट सेवा का उपयोग किया जा सके। इसके कारण पुनर्गठन के पूर्व ही इंटरनेट सेवा वहां बंद कर दी गई थी, लेकिन 25 जनवरी 2020 से वहां 2G सेवा शुरू किया गया था। लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट सेवा यानी कि 4G इंटरनेट सेवा जो है 6 अप्रैल 2021 से बहाल किया गया पूरे जम्मू कश्मीर में। 7 माह पूर्व प्रक्षेपित नासा का मार्स रोवर परसिवरेंस मंगल की सतह पर उतरा। कब उतरा? 18 फरवरी 2021 को, जबकि यह प्रक्षेपित किया गया था 30 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके साथ भेजे गए इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की मदद से जेजेरो क्रेटर पर उतराया। इसके पूर्व भी नासा के 4 रोवर मंगल की सतह पर उतरे हैं। वो 4 रोवर हैं सोजोर्नर 1997 में, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 2004 में और क्यूरियोसिटी 2012 में। और जो अभी भेजा गया है मंगल की सतह पर परसिवरेंस, इस रोवर का कार्यकाल 10 वर्ष अनुमानित है। यह मंगल की सतह पर भेजा गया अब तक का सबसे विशाल रोवर है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का स्पेसक्राफ्ट होप मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा 9 फरवरी 2021 को। अमेरिका का 18 फरवरी को पहुंचा और संयुक्त अरब अमीरात का 9 फरवरी को। और इसका प्रक्षेपण हुआ था 19 जुलाई 2020 को। अमेरिका का भी जुलाई में ही हुआ था। 7 माह में लगभग 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर मंगल की कक्षा में पहुंचा है। संयुक्त अरब अमीरात मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला अरब देश है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चीन का मार्स रोवर यानी कि मंगल का रोवर स्पेसक्राफ्ट तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में पहुंचा। अमेरिका का परसिवरेंस, यूएई का होप और चीन का तियानवेन-1, इन तीनों का प्रक्षेपण जो है जुलाई 2021 में किया गया था। जुलाई 2020 में किया गया था तीनों का प्रक्षेपण, और तीनों मंगल की कक्षा में पहुंचे हैं फरवरी में। अमेरिका का 18 फरवरी को, यूएई का 9 फरवरी को और चीन का 10 फरवरी 2021 को। प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसका सबसे पहले पहुंचा। इनमें से 9 फरवरी को देखिए संयुक्त अरब अमीरात का सबसे पहले पहुंचा। चीन का प्रक्षेपण किया गया था 23 जुलाई 2020 को। अब देखिए यहां तीनों का एक साथ है तुलनात्मक
चीन का 23 जुलाई को हुआ था, यूएई का 19 जुलाई को और अमेरिका का 30 जुलाई को। उसी तरह पहुंचा जो चीन का पहुंचा 10 फरवरी को, यूएई का पहुंचा 9 फरवरी को और अमेरिका का पहुंचा 18 फरवरी को। लोकतंत्र सूचकांक 2020, यह सूचकांक ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2006 से लगातार हर साल जारी किया जा रहा है। 2020 के लिए जो है फरवरी 2021 में जारी किया गया। इसमें शीर्ष पर नॉर्वे रहा। नॉर्वे का अंक रहा सूचकांक मान 9.81। इसमें 0 से 10 तक के आंकड़े होते हैं। अंक का मान, सूचकांक का मान जो है 0 से 10 तक होता है। 0 का मतलब निकृष्टतम स्थिति और 10 का मतलब सर्वश्रेष्ठ स्थिति। तो पहले स्थान पर नॉर्वे है जिसका कि 9.1 है सूचकांक मान, और अंतिम स्थान 167 देशों की सूची में अंतिम स्थान नॉर्थ कोरिया को है। उसके जस्ट पहले कांगो। नॉर्थ कोरिया का स्कोर देखिए, सूचकांक मान 1.08। पहले स्थान पर नॉर्वे और दूसरे स्थान पर आइसलैंड। भारत की स्थिति है 167 देशों में 53rd और सूचकांक मान है 6.61। और भारत से महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि पिछले बार 2019 का जो आंकड़ा था उसमें भारत का रैंकिंग था 51, यानी कि इस बार 53 हुआ। 2 रैंकिंग स्थान में गिरावट दर्ज किया गया है और सूचकांक मान इसमें भी गिरावट दर्ज किया गया। देखिए 6.9 था, 6.90 अभी 6.61 है। और उसके एक साल पहले 2018 में देखिए भारत की रैंकिंग 41 थी, यानी 2018 से 19 में 10 का गिरावट दर्ज किया गया और उसके बाद 19 से 20 में 2 स्थान का गिरावट दर्ज किया गया। और सूचकांक मान देखिए 2018 में 7.23, यानी कि पिछले 2 वर्षों में जो है लोकतंत्र की स्थिति और खराब होती गई है भारत में। सूचकांक मान 2018 में जो था 7.23 वो घटकर 6.9 हो गया और 2019 में और 2020 में घटकर 6.61 हो गया। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। तो पड़ोसी देशों में भारत और इसके पड़ोसी देशों में भारत की लोकतंत्र में सबसे अच्छी स्थिति है और सबसे खराब स्थिति चीन की। देखिए कुल 167 देश हैं, उसमें चीन का रैंकिंग है 151। भारत का सबसे अच्छा 53rd, उसके बाद श्रीलंका 68, बांग्लादेश 76, भूटान 84, नेपाल 92, पाकिस्तान 105, अफगानिस्तान 139। डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दूसरी बार लाया गया महाभियोग प्रस्ताव भी सीनेट में खारिज हो गया। पाकिस्तान अब भी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में बरकरार है। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल में संसद भंग कर नए चुनाव कराने के ओली सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है और संसद फिर से बहाल कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की 20-21 फरवरी 2021 को मालदीव की यात्रा पर गए। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया गया कोरोना के कारण। भारत में दूरसंचार परिदृश्य ट्राई का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से दिसंबर 2020 के अंत तक की स्थिति इसमें बताई गई है कि क्या स्थिति है दूरसंचार में। कुल टेलीफोन कनेक्शन भारत में 117.38 करोड़, यानी 117 करोड़ 38 लाख, यानी कि 1 अरब 17 करोड़ 38 लाख इतने टेलीफोन कनेक्शन हैं। और टेली डेंसिटी दिसंबर 2020 के अंत तक कितनी है भारत में 86.38, जबकि देखिए 86.38 दिसंबर 2020 के अंत तक है और 2 वर्ष पहले यानी 18 में दिसंबर 2018 के अंत तक देखिए 91.45 था और उसके पहले दिसंबर 2017 में 91.90, यानी कि दिसंबर 2017 में अभी तक का टॉप था, उसके बाद 18 में घटा और 20 में और ज्यादा घटा। और इस टेलीफोन कनेक्शन में देखिए ग्रामीण कनेक्शन है 44.80% और शहरी कनेक्शन है 55.20। अब देखिए विभिन्न राज्यों की टेली डेंसिटी, तो दिल्ली का देखिए इसमें सबसे अधिक है 272, और ये दिल्ली राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। यदि सिर्फ राज्य का पूछे तो राज्य में हिमाचल प्रदेश है टॉप में, और यदि राज्य नहीं रहे सिर्फ दिया रहा कि निम्न में से किसकी टेली डेंसिटी सर्वाधिक है तो फिर वहां राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अलग अलग नहीं दिया रहे, फिर उसमें दिल्ली ऑप्शन रहेगा तो दिल्ली आ जाएगा।
और यदि राज्य दिया रहे तो दिल्ली राज्य नहीं होगा, केंद्र शासित प्रदेश है, इसके कारण ऑप्शन हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिल्ली का है, फिर हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब। और सबसे खराब देखिए, सबसे कम टेली डेंसिटी बिहार का 52.80, यूपी का 66.91, एमपी का 66.99। सबसे खराब बिहार का, उसके बाद दूसरे स्थान पर यूपी, फिर एमपी, फिर असम, ओडिशा। और आपको बता दें कि टेली डेंसिटी क्या है, प्रत्येक 100 की आबादी पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या, उसे कहते हैं टेली डेंसिटी। तो दिल्ली में देखिए 272 है, यानी प्रत्येक 100 व्यक्ति पर 272 टेलीफोन कनेक्शन, जबकि बिहार में 52.8 प्रत्येक 100 व्यक्ति पर। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की मोबाइल फोन बाजार में हिस्सेदारी देखिए कितनी है दिसंबर 2020 तक की स्थिति। दिसंबर 2020 के अंत में पहले स्थान पर है रिलायंस जियो, जिसका कि 35.43% है, एक तिहाई से भी अधिक हिस्सा हो गया रिलायंस जियो का। दूसरे स्थान पर है भारती एयरटेल 29.36%। वोडाफोन आइडिया तीसरे स्थान पर है 24.64, बीएसएनएल चौथे स्थान पर 10.29 और एमटीएनएल 0.29, रिलायंस कम्युनिकेशन 0.001% है। अब देखिए इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की भागीदारी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी में। तो आपके पास ये देखिए भारत की दूरसंचार कंपनी में जो है सार्वजनिक क्षेत्र की ये है 10.29 और 0.29, यानी कि 10.58% ये सार्वजनिक क्षेत्र का है। बाकी शेष जो बच गया यानी कि 89.42% निजी क्षेत्र की भागीदारी है। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, कुल 3,77,261 मेगावाट है जनवरी 2021 तक। और विश्व में तीसरा स्थान है भारत का, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, इसके बाद भारत तीसरे स्थान पर है। और भारत में देखिए कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में जो है सबसे अधिक हिस्सा है तापीय विद्युत का 61.5%, दूसरे स्थान पर जल विद्युत 12%, नाभिकीय विद्युत 1.8% और नवीकरणीय ऊर्जा 24.5%। ये ऑप्शन पूछा जा सकता है। अब तापीय विद्युत के अंतर भी विभिन्न घटक हैं, उनका अलग अलग योगदान देखिए। 61.5 में कोयला आधारित है 53, लिग्नाइट आधारित जो है 1.7%, गैस आधारित 6.6% और डीजल आधारित 0.1%। यानी कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में सिर्फ कोयला आधारित विद्युत जो है वो है 53.1%, जल विद्युत 12.2%, नाभिकीय 1.8% और नवीकरणीय 24.5%। और इस विद्युत उत्पादन क्षमता में देखिए सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट निजी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र का हिस्सा 25.1, राज्य क्षेत्र का हिस्सा है 27.5% और सबसे अधिक है निजी क्षेत्र का हिस्सा 47.4%, 47.4%। भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में 2020 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। यह विश्व इस्पात संघ का रिपोर्ट में बताया गया है फरवरी 2021 में। और गिरावट जो है वैश्विक स्तर पर 0.9% है। पहले था 2019 में जो है 1846.4 मिलियन टन कुल उत्पादन था, वो 0.9% घटकर 1,0829.1 मिलियन टन हो गया, यानी 1846 से घटकर 1829 रह गया। और भारत का दूसरा स्थान बरकरार है, पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर जापान, फिर रशिया, फिर अमेरिका। और देखिए इसमें एक खास तथ्य है कि कुल जो 1846 मिलियन टन उत्पादन हुआ उसमें 1053 मिलियन टन अकेले चाइना का, यानी कि लगभग 57% हिस्सेदारी कुल उत्पादन में, इस्पात उत्पादन में चाइना का हिस्सेदारी है। और भारत का देखिए 99.6, पिछली बार जो है 2019 में 111.35 था, जो कि 10.6% घटकर 2020 में 99.6 मिलियन टन हो गया, यानी कि वैश्विक स्तर पर 0.9% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि भारत में 10.6% की गिरावट दर्ज की गई। 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय का दूसरा अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा फरवरी 2021 में जारी किया गया है। इसके हिसाब से देखिए 2019-20 और 20-21 में
प्रति व्यक्ति आय कितना है, स्थिर मूल्य पर और चालू मूल्य पर। चालू मूल्य तो वर्तमान का मूल्य दर हो गया और स्थिर मूल्य पर वहां बेस होगा 2011 वाला का मूल्य। तो उसके आधार पर जो है स्थिर मूल्य पर 2019-20 में जो है 94,566 रुपया जो था प्रति व्यक्ति आया था, वो घटकर 9.1% घटकर जो है 85,929 रुपये हो गया। वही चालू मूल्य पर जो 2019-20 में था 1,34,186 रुपया, वो 2020-21 में 4.8% घटकर 1,27,768 रुपये रह गया। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ग्रोथ रेट भी बताया गया है इंडिया का। इंडिया का ग्रोथ रेट 2020-21 में बताया गया है 8% का सिकुचन, यानी कि -8%। अर्थव्यवस्था में नकारात्मक वृद्धि दर रहा 8%। यह लेटेस्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के हिसाब से। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2020-21 में कुल तो पूरे साल भर का अनुमानित किया गया है 8%, लेकिन इसमें पहले 3 तिमाही के आंकड़े दिए गए हैं, जो कि बताया गया कि पहली तिमाही में 2020-21 की पहली तिमाही, कोरोना शुरू होने के, लॉकडाउन होने के जस्ट बाद का तिमाही है ये, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में 24.4% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, संकुचन। उसके बाद देखिए दूसरी तिमाही में भी नकारात्मक वृद्धि है, गिरावट दर्ज की गई है 7.3% की, जबकि तीसरी तिमाही में देखिए वृद्धि है 0.4% की, यानी कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है धीरे धीरे। जनवरी 2021 में मुद्रास्फीति दर देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित है 4.06%, थोक मूल्य सूचकांक आधारित है 2.03% और औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित है 3.67%, वो दिसंबर 2020 में, जबकि ये दोनों हैं जनवरी 2021 में। 22 मई 2020 के बाद से ही प्रमुख बैंकिंग दर अपरिवर्तित रही हैं और उनमें देखिए एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए एक बार इन सबको ध्यान में रखिए। रेपो रेट है 4%, ये 22 मई 2020 से यही है और अब भी ये अपरिवर्तित है। रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 4.25%, MSF रेट ये भी 4.25% है, CRR 3% और SLR 18%। 2021-22 में भारत में आर्थिक वृद्धि 10.8% के स्थान पर 13.7% रहने का मूडीज का ताजा पूर्वानुमान है। 25 फरवरी 2021 को यह अनुमान व्यक्त किया गया है और इसमें जो है इस पूर्वानुमान में 2020-21 के लिए 7% गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है मूडीज के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनवरी 2021 माह हेतु कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्रमशः 9 और 8 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, यानी कि स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ भारत और मॉरिशस के बीच 22 फरवरी 2021 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में। भारत की ओर से गए थे विदेश मंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर फरवरी 2021 में मॉरिशस की यात्रा पर थे। यह समझौता किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत का पहला स्वतंत्र व्यापार समझौता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बिंदु। इस समझौते पर हस्ताक्षर के 2 वर्ष के भीतर सीमित संख्या में अति संवेदनशील उत्पादों के लिए एक स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र पर बातचीत के लिए भी दोनों देश सहमत हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2020-21 में देश में खाद्यान्नों सहित अधिकांश उपजों का रिकॉर्ड उत्पादन रहा। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान में व्यक्त किया गया है ये, और ये अग्रिम अनुमान आया है 24 फरवरी 2021 को। और इसमें देखिए कुल खाद्यान्न, चावल, गेहूं, मक्का, चना, मूंगफली और सरसों, इनका रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2020-21 में इनका उत्पादन रिकॉर्ड रहा। साथ ही एक डाटा यह भी है कि इस वर्ष मानसून मौसम में, यानी कि जून से सितंबर 2020 के बीच जो है, देश में कुल वर्षा दीर्घकालीन औसत से 9% अधिक रही। महबूबा मुफ्ती 5वीं बार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। सीपी मोहंती
भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने हैं 1 फरवरी 2021 से। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं फरवरी 2021 में। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इन्हें 1 मार्च 2021 से। सत्येंद्र प्रकाश लोक संपर्क व संचार ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं 1 मार्च 2021 से। जयदीप भटनागर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक चुने गए हैं 1 मार्च 2021 से। इस पद को संभाला है इन्होंने। मनप्रीत वोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। टी सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं 24 फरवरी 2021 से। ये इस पद पर आए हैं और ये भाजपा नेता हैं। अरुण हालदार ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं फरवरी 2021 में। नगोजी ओकोंजो इवेला ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक नियुक्त की गई हैं 1 मार्च 2021 से। और खास बात यह है कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक हैं। इसके कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किस देश की हैं? नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री हैं। यह भी बिंदु महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार 2020 इसमें देखिए विभिन्न श्रेणी का पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया आदित्य पुरी को, HDFC बैंक के हैं। कंपनी ऑफ द ईयर HDFC बैंक को घोषित किया गया। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर ICICI लोम्बार्ड को घोषित किया गया। कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर का पुरस्कार TCS को दिया गया। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार शक्तिकांत दास RBI गवर्नर इन्हें दिया गया। बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अपोलो ग्रुप के प्रीथा और सुनीता रेड्डी को दिया गया। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुजाल को दिया गया। देखिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों का निधन किस क्षेत्र से थे। अख्तर अली पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी 7 फरवरी 2021 को इनका निधन हो गया। राजीव कपूर ये बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक 9 फरवरी को निधन हो गया इनका। नंद कुमार सिंह चौहान मध्य प्रदेश के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष 2 मार्च 2021 को निधन हो गया। ब्रूस टेलर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर थे। 6 फरवरी 2021 को इनका निधन हो गया। फेमिना मिस इंडिया 2020 ये 57वीं थी। इसके पहले 3 चरण का आयोजन वर्चुअली हुआ और फाइनल दौर मुंबई में संपन्न हुआ। इसमें तेलंगाना की मनासा वाराणसी मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 चुनी गई और उत्तर प्रदेश की मान्यता सिंह रनर अप रही। उत्तर प्रदेश की मान्यता सिंह रनर अप। बुक्स देखिए मेथड इन द मैडनेस इसके लेखक हैं अय्यर परमेश्वरन। दूसरी किताब है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, इसके लेखक हैं पवन सी लाल। नेक्स्ट है ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ MS सुब्बुलक्ष्मी, केशव देशी राजू इसके लेखक हैं। आईडेक्स 2021 इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2021। ये द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी है जिसका आयोजन अबू धाबी में 21 से 25 फरवरी 2021 के बीच संपन्न हुआ। नावडेक्स 21 इसका फुल फॉर्म है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन 2021। ये नौसैनिक प्रदर्शनी है, इसका भी आयोजन अबू धाबी में हुआ। भारत की ओर से INS प्रलय का प्रदर्शन किया गया। इसमें यह महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत और अमेरिकी सेनाओं का संयुक्त सालाना युद्ध अभ्यास 8 से 21 फरवरी 2021 के बीच राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स लॉस एंजल्स में 23 फरवरी 2021 को एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। अगला बिंदु है चीन में 12 फरवरी 2021 से
धात्विक बैल का वर्ष प्रारंभ हुआ। चीन जो है, चीन में 12 ऐसे हैं जिनके रूप में वर्ष का नाम मनाया जाता है। तो ये सर्कुलर घूमते हैं, 12 अलग अलग सर्कुलेट होते हैं। तो इस वर्ष जो है धात्विक बैल का वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 12 फरवरी से शुरू हुआ ये ईयर ऑफ मेटल ऑक्स। तो दोस्तों इस प्रकार जो है अप्रैल 2021 का पीटी का सभी महत्वपूर्ण बिंदु का ये वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका MCQ का वीडियो जल्दी ही आएगा। उसमें 80 से लेकर 100 के बीच क्वेश्चंस होंगे। आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। उसमें भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तो पूरा एक्सप्लेन आपने पढ़ा। अब इनसे किस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं, उसके लिए हमारा MCQ का वीडियो जो आएगा जल्दी ही, उसे देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।